आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 16। कह रहा है आई धारावाही n फेरों और r त्रिज्या वाली वृत्ताकार कुंडली के लिए इसके अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्न व्यंजक। तो कहने का मतलब है कि कोई करंट कैरिंग लूप है, वृत्ताकार कुंडली सर्कुलर लूप है जिसमें n फेरे हैं, उसकी रेडियस r है और उसकी एक्सिस से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन है B = μ0 I r² n/2 ब्रैकेट में x² + r² 3/2। ये दिया गया है हमको और एनसीईआरटी में हमने इसको डिराइव भी किया है। कह रहा है स्पष्ट कीजिए इससे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सुपरिचित परिणाम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो एक एक को हम लोग देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B = μ0 n I r² 2 x² + r² 3/2 दिया है। अगर हमें सेंटर पे निकालना है तो ये x जो कॉयल के सेंटर से डिस्टेंस है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फार्मूला है। तो अगर इस x की जगह 0 रख दें तो सेंटर पर इस बिंदु पर हमें मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो जाएगा। तो वही देखिए कह रहा है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने हेतु x = 0 रखने पर, तो अतः केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर यहाँ 0 रख देंगे तो आ जाएगा μ0 I r² n/2 r³। तो यह आ जाएगा B = μ0 I n/2 r। तो यह परिणाम धारा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के समान है। तो यह परिणाम धारा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के समान है, मतलब सर्कुलर लूप के सेंटर पर यही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है या फार्मूला है। अब देखिए बी में हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है बराबर त्रिज्या r एवं फेरों की संख्या n वाली दो वृत्ताकार कुंडलियां एक दूसरे से r दूरी पर एक दूसरे के समांतर अक्ष मिलाकर रखी गई हैं। यानी जैसे साइकिल के पहिया साइकिल चलने पे दोनों खड़े खड़े रहते हैं, तो उसी खड़ी अवस्था में एक धुरे से दोनों पहियों को लगा दिया जाए, उस प्रकार से रखी गई। कह रहा है दोनों में समान विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, एक ही डायरेक्शन में इक्वल करंट का फ्लो हो रहा और इक्वल और डायरेक्शन भी इक्वल कह सकते हैं, एक ही तरफ। कह रहा है दर्शाइए कि कुंडलियों के अक्ष के लगभग मध्य बिंदु पर क्षेत्र एक बहुत छोटी दूरी के लिए जो कि r से कम है एक समान है और इस क्षेत्र का लगभग मान निम्नलिखित है। तो जो दोनों हमारे पास कुंडलियां हैं, वृत्ताकार कुंडलियां या सर्कुलर लूप, और r दूरी पर एक दूसरे के समांतर है, तो उन जो बीच की दूरी है दोनों के, उनमें से जो r से कम दूरी है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड B = 0.72 × μ0 n I r होता है। ये हमको दर्शाना है। कह रहा है बहुत छोटे से क्षेत्र पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए बनाई गई ऊपर वर्णित व्यवस्था हेल्महोल्ट्ज के नाम से जानी जाती है। तो बहुत से छोटे क्षेत्र के पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए जो भी व्यवस्था बनाई जाती है ताकि उस व्यवस्था से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो सके, उसे हेल्महोल्ट्ज व्यवस्था कहते हैं। ये क्वेश्चन में हमको बता दे रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं तो दो कुंडलियाँ एक दूसरे से r दूरी पर रखी गई हैं। कहने का मतलब इनका रेडियस भी r है और एक दूसरे से r दूरी पर रखी भी गई हैं।
तो ये केंद्र बिंदु x है, ये O है। तो यहाँ पर देखिए O के बहुत नज़दीक P पॉइंट पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाहें, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैल्यू, तो उसको हमें सिद्ध करना। तो कह रहा है समान अक्षीय दोनों कुंडलियों की त्रिज्या r है, फेरों की संख्या n है। अब कह रहा है माना वो कुंडलियों के बीच का मध्य बिंदु है तथा P मध्य बिंदु के समीपवर्ती बिंदु है। तो ये r ये O हमारा केंद्र बिंदु है, इससे बहुत नज़दीक की बात की गई है, तो वो नज़दीक वाला बिंदु हमारा P है। कह रहा है माना OP = D और ये त्रिज्या r से बहुत छोटा है। ये 2 बार ऐसे ही कम होने का साइन लगा है, मतलब त्रिज्या r से बहुत छोटा है। ये O से P यानी OP और इसकी वैल्यू D मानी गई है। तो कुंडली A के लिए, अब कुंडली A के लिए अगर हम बात करें, ये जो कुंडली है या सर्कुलर लूप है, दोनों में देखिए करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो OAP = r/2 + D, OAP = r/2 + D। OAP ये P तक की वैल्यू है, OAP। तो ये देखिए दोनों, चूंकि ये कुंडली A और कुंडली B दोनों त्रिज्या के बराबर दूरी पर रखी गई हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ये मध्य बिंदु O होगा तो त्रिज्या की आधी दूरी पर होगा, तो r/2 पर ये O बिंदु है और ये हमारी O से P तक दूरी D है। तो अगर OA से P तक दूरी पूछा जाए तो ये r/2 + D होगी। ये बात हमारे क्लियर हो गई। अब देखिए कुंडली A के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब कुंडली A के कारण P पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस A के कारण। तो कुंडली A के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B = μ0/4 2π NIr² + r² अभी हमने ऊपर पढ़ा है और NCERT में दिया भी है। x डिस्टेंस के लिए जो दिया था, तो यहाँ पर x की जगह हम लोग OAP² + r² रखें, x की जगह OAP², ये पूरी डिस्टेंस। तो ये हो गया μ0/2, 2 से 2 कट गया, NIr², 2π से 2π काट दिया गया और नीचे हो गया r/2 + D का होल स्क्वायर, OAP हमने निकाला है, प्लस r²⁴/2 सॉल्व किया तो μ0 NIr²/2 r²/4 + D² + RD + r²⁴/2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार D हमारा R से बहुत कम है, अतः D² नगण्य है। D हमारा R से बहुत कम है, अतः D² नगण्य है। तो BA = जाहिर सी बात है कि R से बहुत कम होगा, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन को सिंपल करने। तो BA = μ0 NIr²/2 5r²/4 + RD⁴/2। यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है इसी के आधार पे यहाँ लिखा गया है। अगर R बहुत से बहुत छोटा है D तब, तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है, तो D बहुत छोटा होगा तो D को हम हटा देंगे, ये D R के साथ है तो इसको रखेंगे क्योंकि इसके साथ गुणा है। तो ये हमारा हो जाएगा, जब उसको हटाएंगे D को तो पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा BA = μ0 NIr²/2 5r²/4 + RD⁴/2। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो ये हो जाएगा μ0 NIr²/2 × 5r²/4 1 प्लस कॉमन ले लिया इतना R × D × 4/5r² हो जाएगा। ये इसको जब कॉमन लेके अंदर इतना बचेगा,
ये आ गया म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर 1 + 4d बाई 5r की पावर -3/2, ये ऊपर चला गया तो माइनस में हो गया अपान 2 5r² बाई 4, इतना नीचे रहेगा 3/2। समीकरण 1 हो गया। अब मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियमानुसार, अब मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से BA की दिशा PO के अनुदिश है। जो BA यानी कुंडली 1 है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखा जाए तो कह रहा है PO के अनुदिश है। तो ये हमारी PO मतलब ये अक्ष के अनुदिश ही होगी, जैसा हम पीछे पढ़ते चले आए हैं। तो मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियमानुसार BA की दिशा PO के अनुदिश है। तो कुंडली B के लिए, अब कुंडली B के लिए जैसे OAP = r/2 + d था, अब यहाँ पर क्या होगा, ये इस बिंदु पर ये r/2 है पूरा और इतना घटेगा OP, तो r/2 - OP होगा और OP हमारा d है, तो इसलिए r/2 - d हो जाएगा। तो r/2 - d हो गया। अब कुंडली B के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो फिर वही फार्मूला लगा देंगे, BB = μ0/4π2πNIr² OBP² की पावर 3/2। तो ये आ गया μ0/2 2NIr² r/2 - d का होल स्क्वायर प्लस r² की पावर 3/2। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा μ0 NIr²/2 r²/4 + d² - rd + r² की पावर 3/2। तो ये हो गया μ0 n/r² 1 - 4d/5r की पावर -3/2 अपान 2 5r²/4 की पावर 3/2। अब d² नगण्य है, तो d² जब नगण्य होगा तो इसको हटा देंगे, सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब BB की दिशा PO के अनुदिश रहता है, कुंडली A व B के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए दोनों में करंट एक ही दिशा में बह रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक होगी, इसलिए ये जुड़ जाएंगी। इसके ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें मैग्नेटिक फील्ड घट रही थी, क्योंकि दोनों कुंडली में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो अलग थी, यानी उल्टा थी, क्योंकि दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी। यहाँ पर करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगी। तो B = BA + BB = μ0 NIr²/2 5r²/4 की पावर 3/2 1 + 4d/5r की पावर -3/2 प्लस 1 - 4d/5r की पावर -3/2। तो द्विपद प्रमेय के प्रयोग द्वारा उच्चतम घातीय पदों को नगण्य मानते हुए, तो अब द्विपद समीकरण के हिसाब से d बहुत छोटा हो जाएगा r से, तो d को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो B = μ0 NIr²/2 5r²/4 की पावर 3/2, ये इतना पूरा हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 1 माइनस ये घट जाएगा 3/2 × 4d/5r प्लस 1 प्लस ये जुड़ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2 × 4d/5r। तो ये आ जाएगा μ0 NIr² × 4 की पावर 3/2 अपान 2 × r³ × 5 की पावर 3/2 × 2 हो जाएगा। ये पूरा सॉल्व करने पे 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा μ0 Ni/2r 4/5 की पावर 3/2 × 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5 की पावर 3/2 × μ0 n/2 अपान 2r। तो ये हो जाएगा 2 μ0 Ni अपान ये μ0 Ni × 2 होगा, तो ये 2 इधर आ जाएगा 2 μ0 Ni अपान 5 की पावर 3/2 × 2r -4 की पावर 3/2। तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पर 0.72 μ0 Ni अपान r। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मोटी मोटी बात आप लोगों को समझ में
आ गई होगी। बाकी ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और कैलकुलेशन में गलती की वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। और जो क्वेश्चन बड़े हैं उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीट में आपसे वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि 3 घंटे या 3 घंटे 20 मिनट का जो समय है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन फिर भी हमें सॉल्व करना है ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और बड़े क्वेश्चन करने की अगर हमें आदत रहेगी तो छोटे क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक टोरॉयड के अलाव चुंबकीय क्रोड की आंतरिक त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है। तो टोरॉयड किसको बोल रहा है? देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे कुंडली के रूप में बनाया गया है, और इसमें जो वृत्ताकार कुंडली के एक कॉइल एक बन रही है, और ये फिर पूरे को वृत्ताकार मोड़ दिया गया है, इसे टोरॉयड बोलते हैं। और अलाव चुंबकीय है, मतलब फेरोमैग्नेटिक कॉइल ये नहीं है, क्रोड नहीं है। कह रहा है इसके ऊपर इसकी बाहरी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, बाहरी 26 सेंटीमीटर, यानी ये जो एक क्रोड में ये सर्कुलर लूप बन रहा है ये 1 सेंटीमीटर का है, क्योंकि आंतरिक 25 है, बाहरी 26 है। कह रहा है इसके ऊपर किसी तार के 3500 फेरे लपेटे गए हैं। यदि तार में प्रवाहित विद्युत धारा 11 एम्पियर हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो यदि तार में प्रवाहित विद्युत धारा 11 एम्पियर हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? टोरॉयड के बाहर तथा टोरॉयड के द्वारा घिरी हुई खाली जगह में। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है इसके अंदर और बाहर। तो एक एक करके हम लोग बात को समझते हैं। टोरॉयड के पहले बाहर, तो देखिए टोरॉयड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, क्योंकि टोरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र केवल टोरॉयड की लंबाई के अनुदिश अंतः भाग पर ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ध्यान दीजिए कि जब हम सोलिनॉइड पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था कि मान लीजिए ये कोई सोलिनॉइड है, इस प्रकार से बनाते थे, और इस पर जो है ऐसे हम लोग तार लपेटे रहते थे इस प्रकार से। मान लीजिए पूरे में लपटे हुए हैं, इस तरह से पूरे में ऐसे तार लिपटे हुए हैं, तो इसकी अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र होता था। अब करंट किस प्रकार फ्लो हो रहा है इस पर डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन ये होगी कि डायरेक्शन ये होगी, लेकिन इसके अक्ष के अनुदिश ही होता था। तो इस प्रकार से उसी प्रकार इसको समझिए कि ये टोरॉयड है। तो मान लीजिए इसको इधर से हम देख रहे हैं अंदर और ये लंबा हो, तो इसी अक्ष के अनुदिश होगा। यहाँ पर पेन खड़ा कर दें तो इसी अक्ष के अनुदिश होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके बाहर जो है शून्य होगा। तो वही कह रहा है कि टोरॉयड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, क्योंकि टोरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र केवल टोरॉयड की लंबाई के अनुदिश अंतः भाग पर ही होता है। तो यहाँ पर पेन खड़ा करें तो जो लंबाई में टोरॉयड बनेगा इसकी अक्ष के अनुदिश अंतः भाग में होगा, बाहर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब सेम करंट फ्लो की जाएगी तो इस कॉइल में जैसे इधर को जाएगी तो उस साइड से इधर को आएगी। ऐसे तीर लगाइए, देखिए समझ में आएगा। इधर मान लीजिए बाहर की तरफ हमने तीर लगा दिया, ऊपर ऐसे करंट जा रही तो नीचे वाले में करंट ऐसे आ जाएगी, घूमते हुए जाएगी ना। तो बाहर ऊपर की तरफ इधर को तीर है, नीचे की तरफ इधर को, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक ही कॉइल में एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। एक में इधर को करंट का फ्लो है, उसी में इधर को हो जा रहा है। तो कहने का मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये मतलब निकल करके आया। इस वजह से केवल अंदर होगी, बाहर नहीं होगी। अब दूसरा क्या कह रहा है कि टोरॉयड द्वारा घिरी हुई खाली जगह में तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगी, तो उसके बारे में भी समझते हैं।
तो टोरॉइड के आंतरिक भाग की त्रिज्या R1 बराबर 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर। टोरॉइड की बाह्य त्रिज्या R2 बराबर 26 सेंटीमीटर या 0.26 मीटर। तार में फेरों की संख्या n बराबर 35 हमको क्वेश्चन में दिया गया है। अब तार में धारा I बराबर 11 एम्पियर हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो टोरॉइड की माध्य त्रिज्या कितना होगी? अब अंदर और बाहर दोनों त्रिज्याएं दे दी गई हैं, तो इनके मध्य यानी ये वाली त्रिज्या कितनी होगी? तो दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दें। माध्य त्रिज्या का मतलब मध्य वाली, माध्य मतलब इनका जो एवरेज निकलेगा दोनों का, मिडिल नहीं, एवरेज जो। तो R1 प्लस R2 बाई 2 हो जाएगा, तो ये 2/2 0.25 प्लस 0.26, तो ये आ जाएगा 0.51। ये R1 R2, ये यहाँ पर ये 2 गलत लिखा है, इसका बटे 2 होगा तो आ जाएगा 0.51। तो टोरॉइड की लंबाई कितनी है? तो टोरॉइड की लंबाई, इसका जो ये परिधि है, सरकमफ्रेंस, इसी को इधर से खींच दिया जाए तो लंबा हो जाएगा। ऐसे ये जो ऐसे मुड़ा हुआ है, इसको खींच दिया जाए तो लंबा हो जाएगा। तो यानी L इसकी परिधि के से ही तो प्राप्त हो रहा है, इसकी लंबाई इसके परिधि से ही प्राप्त हो रही है कि कितना है लंबा है। इसको केवल ये जो वृत्ताकार है इसको खींच देना है। तो L बराबर हमारा वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो लंबाई 2πr हो जाएगी। तो 2π इंटू r ये 0.51 आ गई। माध्य इसलिए निकाला गया क्योंकि बाहर और अंदर दो जगह की त्रिज्या दी है, इसलिए माध्य निकालना मजबूरी थी। अब देखिए टोरॉइड के काट चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 Ni होता है, जहाँ n एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या, तो स्मॉल n बराबर n/i हो जाएगा। जहाँ n एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या है, तो स्मॉल n बराबर कैपिटल N/i हो जाएगा। तो B बराबर यहाँ पर हो जाएगा μ0 की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू फेरों की संख्या 3500 बटे ये B बराबर μ0 NL है। ये यहाँ पर I है, B बराबर μ0 Ni, और ये जो N है ये फेरों की संख्या प्रति मीटर होती है, जैसे पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो स्मॉल n बराबर n/L हो गया। तो फेरों की संख्या 35 प्रति मीटर निकालना है, तो पाई इंटू 0.51 हो गया, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा। इंटू I की वैल्यू ये हमारी 11 है, तो आ गया 3.02 इंटू 10⁻² टेस्ला। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ये अंदर आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब C में क्या कह रहा है? आगे कह रहा है टोरॉइड द्वारा घिरी हुई खाली जगह में मैग्नेटिक फील्ड। अब देखें यहाँ पर बता रहा है कि टोरॉइड द्वारा घिरी खाली जगह में चुंबकीय क्षेत्र 0 है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र केवल लंबाई के अनुदिश कार्य करता है। यहाँ पर देखिए C विकल्प भी है, इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, यानी जो टोरॉइड द्वारा घिरा हुआ खाली स्थान है वहाँ पर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये भी बताना है। हिंदी वाली बुक में नहीं दिया गया है, तो इसको ध्यान दीजिए। तो जो खाली स्थान है यहाँ पर, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी टोरॉइड में, और टोरॉइड अभी NCERT जब हमने पढ़ा है तो ये नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि नई NCERT में टोरॉइड को कोर्स से हटा दिया गया है। लेकिन जो पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें अभी चेंज नहीं है, जो नई बुक आएगी उसमें चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे अब आगे नहीं पूछा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, किसी प्रकोष्ठ में एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया गया है जिसका परिमाण तो एक बिंदु पर बदलता है, पर दिशा निश्चित है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो एक चुंबकीय क्षेत्र पर स्थापित किया गया है किसी स्थान पर,
कह रहा है जिसका परिमाण तो बदलता है एक बिंदु पर, लेकिन दिशा निश्चित रहती है। तो इस प्रकोष्ठ में एक आवेशित कण प्रवेश करता है और अविचलित एक सरल रेखा में अचर वेग से, यानी बिना चेंज हुए वेग से, यानी कॉन्टिन्यूअस वेलोसिटी से चलता रहता है। आप कण के प्रारंभिक वेग के बारे में क्या कह सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसका परिमाण बिंदु विशेष पर बदलता है, लेकिन दिशा निश्चित रहती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि वहां पर बल लग रहा है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक नियत दिशा पूर्व से पश्चिम दिशा में है। ये जो फिगर बनाया गया है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर है, क्योंकि इसी तरफ को तीर लगा है। अब प्रश्नानुसार आवेशित कण पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बिना विचलित हुए सीधी रेखा में गति करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नियत गति से। यह तभी संभव है जब आवेशित कण पर आरोपित बल शून्य हो। तो जाहिर सी बात है कि जो बल होता है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, और किसी चीज में त्वरण यानी एक्सेलरेशन होने का मतलब वेग प्रति सेकंड उसका बदलेगा, जबकि नियत वेग से कह रहा है। तो नियत वेग से संभव तभी है जब उस पर फोर्स शून्य हो। तो अब ये कह रहा है कि आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित चुंबकीय बल F बराबर QE भी sin थीटा होता है, जहां थीटा V तथा B के बीच का कोण है। तो F बराबर 0 यानी sin थीटा बराबर 0। तो यहाँ पर V इज नॉट इक्वल टू 0 है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और B भी 0 नहीं है, अर्थात वेग व चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण 0 या 180 डिग्री है। तो बल न लगे उस कण पर जिधर जो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा हो। तो ये तभी संभव है कि जब कोण थीटा बराबर 0 हो या 180 डिग्री हो, क्योंकि 0 या 180 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 या 180। तो इसका मतलब है कि वो 0 डिग्री या 180 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तभी उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। अतः आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश या प्रतिदिश गति करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में गति कर रहा है, ताकि कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री बन रहा है, तभी बल नहीं उस पर अनुभव हो रहा, क्योंकि यह बराबर QE भी sin थीटा होता है। sin 0 और 180 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए F की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए उस कण पर कोई बल नहीं लग रहा है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि एक आवेशित कण एक दूसरे शक्तिशाली असमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदलते जाते हैं। एक जटिल पथ पर चलते हुए इसके बाहर आ जाता है। यदि यह मान लें कि चुंबकीय क्षेत्र में इसका किसी भी दूसरे कण से कोई संघट्ट यानी टक्कर या कोलिजन नहीं होता, तो क्या इसकी अंतिम चाल प्रारंभिक चाल के बराबर होगी? फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है एक आवेशित कण एक दूसरे शक्तिशाली या समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो कोई चार्ज पार्टिकल है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में वो प्रवेश कर जाता है, जैसे कोहरा में कोई चीज प्रवेश कर जाए, और वो मैग्नेटिक फील्ड असमान है। तो कह रहा है प्रवेश करता है जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदल जाते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है। एक जटिल पथ पर चलते हुए इससे बाहर आ जाता है। तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदल रहे हैं, उस पर चार्ज पार्टिकल घुस के बाहर निकल आता है। कह रहा है यदि हम मान लें कि चुंबकीय क्षेत्र में इसका किसी भी दूसरे कण से कोई संघटन नहीं होता, तो हम ये मानते हैं कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में घुसा है उसमें अंदर किसी कण से वो टकराया नहीं है। तो कह रहा है तो क्या इसकी अंतिम चाल प्रारंभिक चाल के बराबर होगी? इस बात को हमें बताना है। तो देखिए, हाँ, अंतिम चाल प्रारंभिक चाल के बराबर है, क्योंकि कण पर आरोपित चुंबकीय बल वेग की दिशा बदलता है, उसके परिमाण को नहीं बदलता है।
इस बात को ध्यान देना है। तो जो हमारा चुंबकीय बल होता है वो किसी पार्टिकल के वेग की दिशा बदल सकता है, लेकिन उसके परिमाण को नहीं बदलता है। इसलिए जो हमारा चुंबकीय बल होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित होगा, वो केवल डायरेक्शन बदलेगा, उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा कण जो है उसकी अंतिम चाल प्रारंभिक चाल के बराबर होगी। इस बात को ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसे प्रकोष्ठ में प्रवेश करता है जिसमें उत्तर से दक्षिण की ओर एक समान एक विद्युत क्षेत्र है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, चुंबकीय क्षेत्र नहीं कह रहा है पूर्व पश्चिम से पूर्व दिशा में इलेक्ट्रॉन चल रहा है और वो जहाँ प्रवेश करता है उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो दिशा बताइए जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाए ताकि इलेक्ट्रॉन को अपने सरल रेखीय पथ से विचलित होने से रोका जा सके। तो कह रहे हैं अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ लग रही है चुंबकीय क्षेत्र, तो अब हम एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ लग रहा है जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो कह रहा है अब बताइए चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से लगाया जाए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र किस तरह स्थापित किया जाए ताकि इलेक्ट्रॉन को अपने सरल रेखीय पथ से विचलित होने से रोका जा सके, ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो सरल रेखा में चल रहा है वो वैसे ही सरल रेखा में चलता रहे। तो ध्यान दीजिए, उत्तर से दक्षिण की ओर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं और ये पश्चिम से पूर्व की ओर ये इलेक्ट्रॉन चलता हुआ दिखाया गया है। हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस दिशा में होता है, इसलिए इधर प्लस बनाया गया, इधर माइनस बनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा अब इसको कि चूंकि विद्युत क्षेत्र उत्तर दक्षिण दिशा में आरोपित है, उत्तर से दक्षिण दिशा में, अर्थात उत्तर दिशा की ओर प्लेट धनात्मक है तथा दक्षिण दिशा की ओर प्लेट ऋणात्मक है। अतः इलेक्ट्रॉन, अब देखिए चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन धन आकर्षित करेगा, ऋण प्रतिकर्षित करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया जाएगा तो इस प्रकार से मूव करेगा, इस प्रकार से, क्योंकि इधर आकर्षण है और इधर से ऋण ऋण में प्रतिकर्षण है। लेकिन इसको सीधी रेखा में चलाना है कि ये ऐसे चले, तो क्या करेंगे, कह रहा है कि चूंकि विद्युत क्षेत्र उत्तर दिशा में आरोपित है, अर्थात उत्तर दिशा की प्लेट धनात्मक है तथा दक्षिण दिशा की प्लेट ऋणात्मक है जैसा दिखाया गया। अतः इलेक्ट्रॉन धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात उत्तर दिशा की ओर प्रेरित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारा उत्तर दिशा में जाएगा क्योंकि ये धन है, लेकिन इसको सीधी रेखा में चलाना है। तो इसका मतलब इसके परिमाण के बराबर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा इसके अपोजिट एक बल लगा दिया जाए, तभी संभव है। तो देखिए, तो कह रहा है यदि हम यह चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पथ में कोई परिवर्तन ना हो तब चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में, उत्तर दिशा में ये प्लस इस माइनस को खींच रहा है, तो अगर दक्षिण दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगा दें इसके परिमाण के बराबर इस विद्युत क्षेत्र के, तो ये सीधी रेखा में चलता रहेगा। तो सूत्र F बराबर माइनस ई वी क्रॉस बी, वेग की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो ये जो बल है, ये जो बल है, तो ये बल हमारा कह रहा है F बराबर माइनस ई वी क्रॉस बी, वेग की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर है, अतः बल की दिशा दक्षिण की ओर है। तो ये वेग की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, वेग की दिशा, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो हमारा जो बल लग रहा है उस बल की दिशा दक्षिण की ओर होगी, दक्षिण की ओर इस दिशा में होगी, क्योंकि ये निगेटिव लग गया इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर पॉजिटिव होता तो उत्तर दिशा में होती, निगेटिव है तो दक्षिण दिशा में होगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समतल के लंबवत अंदर की ओर है, इसको ध्यान देना है। अब देखें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस प्रकार है, मान लीजिए इस तरह जा रहा है,
हमको सीधा रखना है, तो ये डायरेक्शन ये हो गई, और इधर को चलेगा तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, फ्लेमिंग के अगर बाएं हाथ से हम निकालें तो हमको फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा ये हो जाएगी वेलोसिटी। इसको इस तरह से समझिए कि वेलोसिटी अगर ये हो गई और इस पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अगर लगा दी जाए, ये इधर को नहीं है, उत्तर को, अंदर के लिए है, इस तरह हम बना सकते हैं, इस तरह। और यहाँ पर हम क्रॉस बना दें कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। फोर्स देखिए, फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समतल के लंबवत अंदर की ओर है। समतल के लंबवत अंदर की ओर होगी, वेलोसिटी इधर को है तो फोर्स इधर को लगेगा। तो इस प्रकार से जब इसमें फोर्स इधर को लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना फोर्स उत्तर दिशा में लगाएगी उतना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दक्षिण दिशा में लगेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा दोनों फोर्स जब बराबर हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा सीधी रेखा में चलेगा। अब यहाँ समझने की बात है कि मान लीजिए कोई करंट कैरिंग लूप है ऐसे, और इसमें अगर हम करंट का फ्लो इधर को होता था वामावर्त दिशा में, तो ये बाहर की ओर खुलता है, बाहर की ओर, यानी यहाँ पर हम डॉट बनाते थे, चुंबकीय क्षेत्र बाहर को। लेकिन अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, उस पर करंट इस प्रकार जाती है, तो ऐसे ऐसे स्क्रू को कसते हैं तो इसमें अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी क्रॉस बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो जिधर ये करंट फ्लो कर रही दाहिनी तरफ, तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम से समतल के अंदर की ओर है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि मान लीजिए कोई लूप है, ये लूप है, बारीकी से समझिएगा, इस पर इधर को करंट फ्लो हो रही है इस दिशा में, ऐसे मतलब इस तरह से, तो ये बाहर को खुलेगा, ऐसे ऐसे इसको घुमाएंगे तो बाहर को खुलेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। और करंट के उल्टा इलेक्ट्रॉन होता है, तो चूंकि ये ऐसे फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे इस तरह बाहर की ओर खुलेगा अगर करंट होती तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए उल्टा है, तो बाहर को मैग्नेटिक फील्ड होगी करंट के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अंदर की तरफ होगी, इसीलिए समतल के लंबवत अंदर की ओर बता रहा है। तो इस प्रकार से फोर्स इधर को लगेगा दक्षिण की ओर, और दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन सरल रेखा में गति करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।